कर लेते हैं। जी, तो ये जो आपने असाइनमेंट बनानी है ना, बुक से बनानी है। बुक से आप हेल्प ले सकते हैं, इंटरनेट से आप हेल्प ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसको ट्राई एक दूसरे से छापा कोशिश ना करें, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें इसको, ये आपको शो हो रही है ना स्क्रीन, ये 4 क्वेश्चन है, इसमें आपने इनको जैसे कि फिक्स्ड है, वेरिएबल है या इंक्रीमेंटल कास्ट है, इनको पहले तो आपने तीनों को डिफाइन करना है, फिर आपने इनकी एग्जांपल देनी है, न्यूमेरिकल एग्जांपल, न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना है। और इसी तरह ही दूसरे का रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग कास्ट है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड ओवरहेड कास्ट है, सारा एक कास्ट से रिलेटेड है। और स्टैंडर्ड कास्ट या ब्रेक इवन एनालिसिस। अब ब्रेक इवन एनालिसिस में आप एक ग्राफ बनाएंगे और साथ में एक न्यूमेरिकल भी होगा। तो हम इसको थोड़ा सा हम देखेंगे भी सही। तो ये आप लोगों ने करना है। इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट हो जाएगी। ये अभी मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। एक सेकंड। अच्छा, चलें जी, ये अभी व्हाट्सएप में आप लोगों को कर रहा हूँ असाइनमेंट। और तो ये 19 है आपका ग्रुप, और असाइनमेंट नंबर 1। आप लोगों को मैंने बुक सेंड की हुई है, आप मिल गई थी, नहीं होगी तो एलएमएस वगैरह पे या ओसीडब्ल्यू पे पड़ी होगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। उस बुक में ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। आप उससे हेल्प आउट ले सकते हैं, नेट से, इंटरनेट से भी ले सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कुछ अपने वर्ड में भी लिखें ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो। जो आपका टॉपिक हो उसको आप अपने वर्ड में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। फर्दर मोर जो है ना, हम वैसे तो क्विज था, क्विज को हम पोस्टपोन कर देते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं है, या तो मुझे अब बनाना पड़ेगा, तो वो बाद में कर लेते हैं। आज हम कुछ पढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या था टॉपिक। एलिमेंट्स ऑफ कास्ट, जो अभी मैंने आपको असाइनमेंट दी है, तो उसमें आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो यहाँ पे भी एक्सप्लेन होंगी। क्या मैसेज किया है इसी ने साथ बस में? हाँ, सॉफ्ट में ही करानी है अगर कि नहीं जी, नहीं? शॉर्ट में भी करानी होगी तो हैंड रिटन देनी होगी। कंप्यूटर टाइप नहीं चाहिए मुझे, हैंड रिटन चाहिए। लेकिन इसका ये है कि अगर तो, हाँ, अगले हफ्ते तो आपकी वो है, क्लोज है, छुट्टियां हैं आपको, मतलब ऑनलाइन चल रहा है, दस तो आप 28 साथ में तक ही तो करा दें। छुट्टी है। लेकिन हाँ जी, हैंड रिटन मुझे दे दें आप। सर हैंड रिटन ठीक है, कैसे देंगे फिर? वो 28 के बाद जब आएंगे तभी देंगे फिर? नहीं, हैंड रिटन आप लेके उसकी फिर आप उसको स्कैन करके या पिक्चर अच्छी से लेके उसको आप फिर अपलोड करेंगे अपने यस सर। एलएमएस पे, ओके एलएमएस पे अपलोड करेंगे सारे। ओके सर। तो इसका सिलेबस जो है ना, वो जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है उसी पर ही होगा, एलएमएस पर ही अपलोड करनी है ये आपने। तो एलिमेंट्स ऑफ कास्ट के बारे में थोड़ा सा आज देख लेते हैं, वो कौन से हैं।
एलिमेंट्स ऑफ कास्ट में क्या है जी, कास्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू अ वेरिएबल कास्ट एंड ओवरहेड कास्ट। वेरिएबल कास्ट cost varies with the volume of production while overhead cost is fixed। वेरिएबल कास्ट क्या है जनाब, जो वेरी करती है विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब वेरिएबल जो है तो वो वेरीज करती रहती है, अगर प्रोडक्शन कम हो रही है ज़्यादा हो रही है तो आपकी कास्ट भी उसी हिसाब से बढ़ती या कम होगी। फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, लास्ट टाइम इसके ऊपर हमने एक डिटेल डिस्कशन की थी, शायद अगर आपको याद हो कि भाई अगर आप किसी भी एक पीस को बनाते हैं उसका खर्चा, और वहीं पे ही अगर 2 या 4 या 10 पीस बनाते हैं तो जैसे ही आप पीस की तादाद या यूनिट्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो उसकी कास्ट में कमी आना शुरू हो जाएगी। इसको हमने डिटेल में स्टडी किया था कैसे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो बातें याद होंगी कि ये कैसे पॉसिबल है, तो उसमें हमने चीज़ें डिस्कस की थी काफ़ी सारी, और इस पे हम डिस्कशन भी हुई। इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम, और जो ओवरहेड कास्ट है वो फिक्स्ड रहती है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएबल कास्ट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू अ डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट लेबर कास्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। द ओवरहेड कास्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये जो है ना, इसको फर्दर उसमें डिफरेंट उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है ओवरहेड कास्ट की। कौन कौन सी है भाई, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इसमें ना, अब मैंने एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई हैं, आप कुछ इसमें हेल्प ले सकते हैं। अब सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज ड्राइव एज शोन बिलो। अच्छा, इनको ख्याल कीजिएगा, ये कुछ मैंने पहले नहीं देखा। ये जो पॉइंट्स शो, बुलेट पॉइंट शो हो रहे हैं, बेसिकली ये सही नहीं है, तो बस ये हम इसको एज बुलेट पॉइंट को करके मैं इसको हम ये कर लेते हैं। पॉइंट शो ही नहीं कराना चाहिए, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। तो कुछ इशू आया है जिसकी वजह से बुलेट पॉइंट आ गया है, इनको आप देख लीजिएगा। तो अच्छा जी, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज ड्राइव एज शोन बिलो। डायरेक्ट मटेरियल कास्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कास्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये ए में क्या है, प्राइम हम इसको कहते हैं। प्राइम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, डायरेक्ट मटेरियल कास्ट शामिल है, डायरेक्ट लेबर कास्ट शामिल है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल है। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इनके टोटल को हम कहेंगे प्राइम कास्ट, ठीक है। और प्राइम कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू क्या है, फैक्ट्री कास्ट। और फैक्ट्री कास्ट क्या होती है, फैक्ट्री कास्ट प्लस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज इक्वल टू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। और फिर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश स्टॉक इज और माइनस क्लोजिंग फिनिश स्टॉक, ये किसके इक्वल होता है, कास्ट ऑफ अ गुड्स सोल्ड। ये जो पॉइंट्स है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। ये इन आप दूसरे लफ्जों में आप कह लें ये फार्मूला है। फॉर एग्जांपल आपने क्लोजिंग आपने जनाब कास्ट ऑफ अ गुड्स सॉलिड की निकालनी है, अभी जो सोल्ड हुई हैं, तो कैसे निकालेंगे। आपके पास कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, ओपनिंग फिनिश स्टॉक हो और क्लोजिंग फिनिश स्टॉक हो, तो आप इन ये 3 वैल्यूज हों तो आप इजीली कास्ट ऑफ गुड्स सॉलिड निकाल सकते हैं। लेकिन देखें, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये चीज़ें गिवन नहीं है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होती है, या ओपनिंग फिनिश स्टॉक कहाँ से हमें मिलता है, और क्लोजिंग फिनिश स्टॉक हमें कहाँ से मिलता है। ये आपको जब ये चीज़ें आ जाएंगी तो आप इजीली कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो जितनी भी सेल हुई हैं उसकी आप निकाल, फिर आप कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इज इक्वल टू कास्ट ऑफ सेल। और कास्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल सेल है, यानी कि कास्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट कितना आया है आपको, उसको टोटल को हम सेल कहते हैं। यार की कितनी सेल हुई, आपने बात, ये बड़ा कॉमन वर्ड आपने सुना होगा, हाँ जी किसी शॉपकीपर से, हाँ जी कितनी सेल हुई उसकी, तो सेल में उसका प्रॉफिट भी शामिल होता है, उसकी कास्ट भी शामिल होती है, सब कुछ शामिल है।
भाई इतनी चीजें बिकी और इतने मेरे पास पैसे आए, तो उसको वो सेल कहता है। सेल ओवर क्वांटिटी, क्वांटिटी सोल्ड क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाती है, टोटल सेल। अब एक बंदा सिर्फ एक ही चीज बेच रहा है, फॉर एग्जांपल वो कुछ फ्रूट, एक फ्रूट ही बेच रहा है, तो उसका क्या होगा, उसकी टोटल सेल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो हम इसी की एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, एक बंदा सिर्फ किन्नू ही सेल कर रहा है, तो क्या होगा, किन्नू का वो टोटल जितनी भी 1,000 रुपए की सेल हुई, और नीचे हम ले क्वांटिटी उसकी कितनी है, अगर केजी में है या डजन में है, इट डिपेंड्स, डिफरेंट एरियाज के अंदर किन्नू को केजी में लिया जाता है, कहीं पे उसको डजन में लिया जाता है, जो भी है उसका यूनिट नो का साथ। तो सेल डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी सोल्ड, तो उससे हमें एक पीस या एक किन्नू की या एक केजी किन्नू की या कुछ भी आप कह रहे हैं, एक डजन किन्नू की हमें प्राइस का पता चल जाएगा। अदर कास्ट और रेवेन्यूज क्या होते हैं, फॉलोइंग आर द कास्ट रेवेन्यूज अदर देन द कास्ट विच आर प्रेजेंटेड इन द प्रीवियस सेक्शन। क्या है, मार्जिनल कास्ट है, मार्जिनल रेवेन्यू है, संक कास्ट है, अपॉर्चुनिटी कास्ट है। उसके बाद मार्जिनल कास्ट क्या होती है, मार्जिनल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द कास्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ दैट प्रोडक्ट, be rupees like product, let the cost of the producing 20 unit of a product be 10,000, and the cost of producing 21 unit of the same product be rupees 10,045. Then the marginal cost of the product producing the 21st unit is rupees 45. देखा आपने, एक यूनिट बढ़ा था और प्राइस में सिर्फ 45 का फर्क आया था, तो क्या हो गया, मार्जिन, मार्जिन कितना कहते हैं आपका, इसके अंदर कितना मार्जिन है, ये वो आप सिंपल वर्ड है ना, अगर आप अपनी बैक उसमें जाएं, जैसे आप मार्केट में जब आप कुछ लफ्ज सुन रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, आप उनको रिकॉल करें तो आपको इजीली इनकी समझ आना शुरू हो जाएगी कि बेसिकली ये हो क्या रहा है या होता क्या है। तो मार्जिनल कास्ट ये होती है, और संक कास्ट क्या होती है, this is known as the past cost of an equipment or assessed. Let us assume that an equipment has been purchased for rupees 1 lakh about 3 years back. If it is considered for a replacement, then its present value is not 1 lakh. Instead, its present market value should be taken as the present value of the equipment. For further analysis, so the purchase value of the equipment in the past is known as its sunk cost. यानी कि आपने 5 साल 10 साल पहले कोई एक लाइक मोबाइल लिया था, फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये सिर्फ एग्जांपल ये जो है ना इसीलिए दे रहा हूँ तो बात को समझाने के लिए। अब आपने एक मोबाइल लिया था 1 साल पहले, उसकी प्राइस थी 20,000, और आज अगर वही मोबाइल आप उसको रिप्लेस करके कोई और मोबाइल लेना चाहते हैं 1 साल के बाद, तो क्या है, वो कभी भी वो 20,000 का नहीं होगा, 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो उसमें क्या होता है, जो पिछली वैल्यू है, जो उसकी पहली वैल्यू थी 20,000, उसको हम संक कास्ट कहते हैं। संक कास्ट शुड नॉट बी कंसिडर फॉर एनी एनालिसिस डन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड। ये कहीं भी एनालिसिस के अंदर यूज नहीं की जाती, क्योंकि वो पुरानी कास्ट थी। अब तो भाई मार्केट वैल्यू चेंज हो गई है उसकी। अपॉर्चुनिटी कास्ट, ये जो इशू है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज सर नहीं आ आपकी रही आवाज़ क्लियर। नहीं आ रही, बहुत कट रही है। नहीं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
लग रहा है कि इंटरनेट का इशू है, मेरी आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ सर रही? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही चले वो इंटरनेट, ओके इंटरनेट मुझे लगता है स्लो है काफी, क्योंकि अभी मैंने जब मैसेज सेंड किया है तो वो भी बहुत स्लो ही जा रहा है। ठीक है जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो बुलेट्स पॉइंट्स में प्रेजेंटेशन में आए हुए हैं ये बाय मिस्टेक आए हुए हैं, मोस्टली ये यहाँ पे नहीं है, तो ये पैराग्राफ ही है। इन प्रैक्ट अपॉर्चुनिटी कास्ट को लास्ट जो मैंने बताया वो उसके बाद आ रही थी संक कास्ट की, समझ आ गई संक कास्ट की या है। नहीं? यस सर, सन कास्ट की समझ आ गई थी, वो चले मोबाइल अब एप्लीकेशन। अपॉर्चुनिटी, okay, opportunity cost. In practice, if an alternative X is selected from a set of competing alternative X, Y, then corresponding investment in the selected alternative is not available for any other purpose. क्या है जनाब? If the same money is invested in some other alternative Y, it may fetch some return. Since the money is invested in the selected alternative X, one has to force the return from the other alternative. The amount that is forced by not investing in other alternative is known as the opportunity cost of the selected alternative. So the opportunity cost of an alternative is the return that will be forged, uh, foregone, क्या है जनाब, foregone by not investing the same money in an other alternative. Opportunity cost क्या है? Cost of an alternative is the return that will foregone by not investing the same money in an other. यानी कि आपने कहीं पे एक आप इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपको उससे जो पैसे आ रहे हैं, आप कहते हैं आपके पास पैसा है तो आप कहीं और वाई में इन्वेस्ट कर देते हैं, वहां से आपको रिटर्न तो आना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो कहता है लेकिन आपको बाद में पता चलता है कि आपके पास जनाब एक्स के अंदर ही अल्टरनेटिव और था जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे या कर सकते हैं। तो वो जो है ना सिलेक्टेड अल्टरनेटिव ऑफ एक्स है, उसको हम कहेंगे अपॉर्चुनिटी कास्ट। जो एक्स के अंदर जो अल्टरनेटिव हमें मिलेगा उसको अपॉर्चुनिटी कास्ट कहेंगे। अब इसको हम एग्जांपल देख लेते हैं। कंसीडर दैट अ पर्सन हैज इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 50,000 in shares. Let the expected annual return by this alternative be 7,500. If the same amount is invested in a fixed deposit, a bank will pay a return of 18%. Then the corresponding total return per year for the investment in the bank is 9,000. This return is greater than the return from the share. The foregone excess return of 50,000 by way of not investing in the bank is the opportunity cost of investing in the share. किसी को ये बात समझ आई है? यस सर आ गई। यार बाकी लोग क्यों नहीं, आप ही सिर्फ रिप्लाई देते हैं, बाकी सुन रहे हैं या सो गए हैं रोजे के सर साथ? रोजा लगा हुआ है। सुन रहे हैं, अच्छा, दो लोग हो गए हैं, सुन रहे हैं सर, बाकी चल सुन रहे रहे हैं, सुन रहे हैं। ओके ओके। अच्छा, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज टू फाइंड द कट ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम फ्रॉम वेयर अ फर्म विल मेक प्रॉफिट। ये वो पॉइंट होता है जहां से कंपनी को, फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको पहले ग्राफ दिखा दूं फिर वो हम पढ़ लेंगे, क्योंकि वो स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे तो मे भी आपको समझ ना आए। तो क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक लाइन है, ये वेरिएबल कास्ट की है, और ये एक दूसरी लाइन है जो फिक्स्ड कास्ट की है। अब ये है जनाब सेल और ये है टोटल कास्ट। ये जब सेल और टोटल कास्ट एक दूसरे को क्रॉस करें जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे जितना आप खर्चा कर रहे थे उतनी सेल आपको मिल रही। लाइक आपने 100 रुपए की चीज बनाई तो आपकी सेल भी 100 रुपए थी या हो गई 100 रुपए, मतलब 100 की बनाई 100 हो गई। लेकिन इस पॉइंट के बाद आपकी कास्ट जो है ना वो
कम रहेगी, सेल बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है, ये वाला पोर्शन जो है ना, ये आपको ऐसा ऐसा बता रहा है कि आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया, और यहाँ जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। दोबारा देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसको क्या कहा जाता है, ये देख लेते हैं। वॉल्यूम फ्रॉम वेयर अ फर्म विल मेक प्रॉफिट, लेट S selling price per unit, V variable cost per unit, FC fixed cost per unit, Q volume of production। ये वो चीज़ें हैं, ये आगे जाके जो फिक्स ब्रेक इवन एनालिसिस के न्यूमेरिकल होंगे ना, वहाँ ये यूज़ होंगी। तो फिर आपको इनके पता होना चाहिए कि एस किसके लिए यूज़ हो रहा है, वी वेरिएबल के लिए यूज़ हो रहा है, एफ सी फिक्स कास्ट के लिए यूज़ हो रहा है, क्यू प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, टोटल सेल रेवेन्यू एस है। तो S is equal to SQ, the total cost of the fund for a given production volume is given as total cost is equal to total variable cost plus fixed cost, VQ plus FC। The laminar plot of the above two equation are shown in figure 1.3। जो अभी मैंने आपको दिखाई है, the interaction point of the total sale revenue line and the total cost line is called, क्या called the break even point। The corresponding volume of production on the x axis is known as break even sale quantity at the intersection point। The total cost is equal to the total revenue। This point is also called the no loss no gain point। मैंने बताया ना, 100 की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे और आपको 100 ही मिल रहे थे, तो क्या हो रहा था, ना आप कुछ लॉस कर रहे थे ना ही कुछ गेन कर रहे थे, बराबर ही था। लेकिन इस पॉइंट के बाद आपको प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है। फॉर एनी प्रोडक्शन क्वांटिटी विच इज लेस देन द ब्रेक इवन क्वांटिटी, the total cost is more than the total revenue, hence the fund will be making loss। अगर हाँ, अगर ये नीचे की तरफ हो इसका ग्राफ का रुझान, तो क्या होगा, आपकी कास्ट ज़्यादा है और आपका प्रॉफिट कम है। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपको इसका मतलब है नुकसान हो रहा है, लॉस में जा रहे हैं आप। For any production quantity which is more than the break even quantity, the total revenue will be more than the total cost, hence the firm will be making profit। प्रॉफिट क्या है जी, सेल माइनस फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। सेल को एस से लिख, एस और इनटू क्यू से लिख रहे थे, और माइनस एफ सी फिक्स कास्ट प्लस वी इंटू क्यू। वी और क्यू क्या है हमारे पास, वहाँ पे हमने जो पढ़ा था प्रोडक्शन के लिए, सेल्स भी प्रोडक्शन पे डिपेंड कर रही होती है आपकी प्रोडक्शन, इसलिए उसको मल्टी सेल को क्यू के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, और वॉल्यूम वेरिएबल कास्ट को भी क्यू के साथ, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रोडक्शन कम या बढ़ेगी तो उसी हिसाब से वेरिएबल कास्ट भी कम या बढ़ेगी। break even quantity, the formula to find the break even quantity and break even sale quantity is equal to fixed cost over selling price per unit minus variable cost per unit। तो FC over S minus V, यहाँ पर यूनिट की बात आ गई थी, तो क्या होगा, सिर्फ S और माइनस V आ गया है, टोटल प्रोडक्शन Q की बात ही खत्म हो गई है इन यूनिट्स। तो ब्रेक इवन सेल क्या होगी हमारे पास, फिक्स्ड कास्ट ओवर जनाब सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कास्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अगर ये आप इसको देखें, एफ सी ओवर एस माइनस वी इंटू एस, तो रुपीज़ के अंदर आपके पास आ जाएगा। अगर आपको एक फिक्स कास्ट भी दे दी जाए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे दिया जाए और वेरिएबल कास्ट भी पता हो, तो क्या आप ब्रेक इवन सेल निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ज़रा बताएं मुझे जी। सर निकाल लेंगे, फार्मूला लगा। इजी है ना, इजी से, इसमें इजी से फार्मूले हैं, इजी से न्यूमेरिकल होंगे छोटे छोटे। सर इसकी अब देखें ये सर ये समझ नहीं जी, आ रही।
आपने कहा कि जितनी आपकी सेल हो रही है, मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया आपको उतना सेल हो, मतलब कि मतलब आपने 100 इन्वेस्ट किया है, 100 ही आपके पास आ रहा हो। लेकिन सर ऐसे भी हाँ तो हो सकता है हमने मतलब कुछ चीज़ें ली हैं, 100 की ली है सर हमने, मतलब कि 10 चीज़ें ली हैं और 9 चीज़ें सेल कर दी 100 की, सर वो एक चीज़ हमारे पास बची हुई है, लेकिन वो तो प्रॉफिट है ना हमारा फिर भी। नहीं है प्रॉफिट ना, उस वक्त तक प्रॉफिट नहीं है जब तक आपके हाथ में नहीं आ नहीं जाता सर, हमारी प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट तो कंप्लीट मुकम्मल हो गया, हमें रिटर्न हो गया ना सर, ये तो। जी जी बिल्कुल, वो बाद में आ जाएगा। इसीलिए तो ग्राफ जो दिखाया ना, उसके ग्राफ का मकसद ही यही है कि जब तक आप इस पॉइंट पर नहीं पहुंचते तो आपको इन रुपीज, इन डॉलर, मतलब आपको को प्रॉफिट नहीं हो रहा। मे बी आप नुकसान में नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई लॉस में जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास चीजें पड़ी हुई हैं। आप जो टोटल मतलब कास्ट से जो चीजें बना रहे हैं वो तो रखी हुई है, लेकिन अगर वो सेल ना हो फिर क्या होगा? सर वो तो है, लेकिन सर लेकिन आपने कहा कि जितनी आपकी सेल हो रही है मतलब वो इसके जी जी आपकी बेस्ट के इक्वल होगी, तो फिर जा बिल्कुल। सर फिर वो ही पॉइंट जाके आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। ये जो ये डॉटेड लाइन जहाँ पे क्रॉस कर रही है, जो पॉइंट है ना, इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सेल और प्रॉफिट जो कास्ट है वो बराबर है आपकी, इस वक्त इस पॉइंट पे बराबर है दोनों। तो अब जो आप बात कह रहे हैं ना, वो मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। आप कह रहे हैं कि हमारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं, या जो हमने प्रोड्यूस किया वो तो हमारे पास पड़ा हुआ है। देखें, ये एक पीस या एक जो है ना रुपए या 100 की बात नहीं होती। जब ये ग्राफ हम देख रहे होते हैं वहां पे करोड़ों रुपए की बातें चल रही होती हैं। सर मैं भी एग्जांपल दे वो रहा हूँ, बिजनेस में तो सर जी करोड़ों जी ही। जी जी, मैं इसलिए आपको उसी पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप इतने लेवल पे देख रहे होते हैं ना, तो कोई भी आप देखें, फॉर एग्जांपल किसी ने एक इंडस्ट्री लगाई है, उसने शुगर मिल लगा ली, उसने 2 अरब 4 अरब खर्च करके जनाब शुगर मिल बना ली। ठीक है, शुगर मिल बन गई, सब कुछ हो गया। ये तो है एक फिक्स्ड कास्ट है जो उसने इन्वेस्ट कर दिया एक दफ़ा। अब जब वो प्रोडक्शन का सीज़न आता है, वो जनाब शुगर केन लेता है, उससे शुगर बनाता है। शुगर बनाने के बाद उसको सेल शुरू कर देता है। अब सेल क्या हो रही है कि जनाब कास्ट, देखें, आपको जैसे ही शुगर केन का सीज़न आता है, आपको केन सस्ता मिल रहा होता है, आपकी कास्ट कम होती है, और उस दौरान सेल भी ज़्यादा हो रही होती है। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप सस्ती चीज़ बेच रहे होते हैं, सेल उसकी ज़्यादा हो रही होती है। तो जैसे जैसे आप जनाब आपकी कास्ट और सेल दोनों का ग्राफ बढ़ेगा, मतलब आप इतनी कास्ट उसकी है और उसके सेल आपकी इतनी है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अब ये उलट भी हो सकता है कि ये जो टोटल कास्ट है यहाँ चली जाए इस जगह पर, और सेल यहाँ पर आ जाए। फिर क्या होगा मुझे बताएं? चीज़ें तो आपकी बिक रही हैं, चीज़ें तो आपके पास पड़ी हुई हैं मतलब फिर आपके। हमें लॉस होगा सर, नुकसान होगा मतलब। हाँ, तो ब्रेक इवन पॉइंट का मकसद ही सिर्फ ये होता है कि वो हमें पता चल सके कि हमें इस पॉइंट के बाद, इस टाइम के बाद, इस जगह से हमें फिर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। चीज़ें तो बिल्कुल आपकी पड़ी हुई हैं। आपने 10 रुपए की चीज़ 100 रुपए की ली थी, 90 रुपए की बेच दी, 10 की आपके पास पड़ी हुई है। हो सकता था जो आपने 90 की बेची है वो उनकी प्राइस में भी आपने जब परचेज की थी वो शायद 110 थी। तो ये कास्ट को भी देखना होता है ना, कास्ट कितनी लगी है आपकी, दोनों चीजों को आप देख रहे होते हैं। अब ये नीचे हमने बताया है कि फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल का। अब फिक्स्ड कास्ट एक है, अब ये देखिए इस पॉइंट पे मशीनरी जो उसने लगाई, या वो जो इसको ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि लेबर की जो पैसे होते हैं या जो एम्प्लॉयज हैं वो भी फिक्स्ड उसमें आते हैं। उनका जो कास्ट होती है वो भी फिक्स्ड ही रहती है, वो आपने देने ही देने हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उस लेबर से 1 यूनिट बनवाते हैं या 100 यूनिट बनवाते हैं। आपने एक बंदा ले लिया, मैंने ये एग्जांपल दी थी ना आपको लास्ट टाइम, बड़े अच्छे तरीके से आपको याद होनी चाहिए। बड़ी सादा सी मैं एग्जांपल ही देता हूँ आप लोगों को ताकि वो याद रह जाए। तो क्या होता है कि अब वो जैसे हम मजदूर लेके आते हैं ना,
तो कहते हैं अभी दिहाड़ी तुझे 500 रुपया मिलेगी, तो तूने ये करना है। फिर हम उसके सर पे खड़े रहते हैं ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया जा सके। अगर आप उसके सर पे नहीं खड़े रहेंगे तो क्या होगा, वो काम में भी ना करे तो क्या होता है, आपके काम उसने कोई भी नहीं किया। हाँ, अगर उसने काम आपकी तवक्को से भी, आपकी सोच से भी ज़्यादा कर दिया है, तो वो चीज़ आपको फिर कहेंगे यार, आप उसको तारीफ भी करेंगे और मैं भी हो सकता है उसको टिप भी दे दें, यार बंदा बड़ा अच्छा था, इसने बड़ा अच्छा काम किया। तो कहने का असल में मकसद ये था कि ये जो कास्ट होती है ये फिक्स्ड ही है, 500 देना ही देना है आपने। बाद में एंड पे आप ये नहीं कहेंगे नहीं कि तूने काम नहीं किया 400 देते हैं, तो वो फिर आपका झगड़ा हो जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो ये ऐसे ही है। अब ओके ये फिक्स कास्ट में वेरिएबल कास्ट अब कैसे होती है, इसमें जनाब आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, या शुगर केन का सीजन स्टार्ट हुआ है, शुगर केन सस्ता है, कुछ अर्से बाद कास्ट उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है कि शुगर केन जैसे जैसे ख़त्म होना शुरू होता है उसकी कास्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये काफ़ी डिटेल है, इसके ऊपर हमने डिस्कशन भी की थी अगर आपको याद हो। तो नेक्स्ट ये यहाँ तक हो गया ना। इसके ऊपर आप कैलकुलेट भी किए हुए हैं, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, सारा कुछ है आज की प्रेजेंटेशन के अंदर। वो सारी चीज़ें सारी हैं जो मैंने आपको असाइनमेंट में दी हैं, वही की वही है। लेकिन असाइनमेंट में देने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि आप इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे। एक सेकेंड, सॉरी यार कॉल आ गई थी। तो ये मैं आपको प्रेजेंटेशन सेंड कर दूंगा, आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। बुक किसी ने चेक की, किसी के पास है, नहीं तो मैं दोबारा भी सेंड कर देता हूँ बुक, कोई इशू नहीं। अब आता है? यस सर कर दीजिएगा। और तो अब ये क्या, कंट्रीब्यूशन इन द सेल एंड द वेरिएबल कास्ट, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी is the value MS, इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाए, the sale over and above the break even sale। और the formula to compute these values are contribution is equal to sale minus variable cost, contribution per unit is equal to selling price per unit minus variable cost per unit। तो MS जो है हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना, वो एक्चुअल प्राइस सेल माइनस ब्रेक इवन सेल होती है, और ये इक्वल है किसके, प्रॉफिट ओवर कंट्रीब्यूशन इनटू सेल। MS एज परसेंट होगा, ये शायद इसमें कोई स्पेस ऑफ सेल इज इक्वल टू MS परसेंट ओवर सेल 100। तो ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करने का मेथड। नेक्स्ट अब इस पे आप जब एग्जांपल करेंगे ना, तो ये आपको सारी की सारी चीजें है ना इंशाल्लाह समझ आना शुरू हो जाएंगी।
क्योंकि वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। जब आप इसीलिए मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है और यहाँ पे भी हम करेंगे और कोई होगा दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे ताकि सही तरीके से समझ आ जाए कि इन केस आपको कहीं पे ये यूज़ करना हो तो कैसे करना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल उधर भी आएंगे कुछ ना कुछ। तो अल्फा एसोसिएट है द फॉलोइंग डिटेल। फिक्स्ड कास्ट है इतनी जनाब, वेरिएबल कास्ट पर यूनिट 100 है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200 है। फाइंड द ब्रेक इवन सेल क्वांटिटी, ब्रेक इवन सेल if the actual production quantity is 60,000, find contribution, दूसरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय ऑल मेथड्स। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। फिक्स्ड कास्ट हमारे पास है पड़ी, वेरिएबल कास्ट हमारे पास है पड़ी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास है पड़ी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इवन क्वांटिटी। अभी अगर वो पीछे जाएं आपको फार्मूला वहां पे जो था एफ सी ओवर एस माइनस वी, एफ सी की वैल्यू फिक्स, ये फिक्स कास्ट की वैल्यू आपके पास गिवन है और नीचे एस भी है माइनस वी भी है। तो क्या होगा आपके पास ब्रेक इवन क्वांटिटी का जवाब आ जाए बहुत ही इजीली, प्लस माइनस के क्वेश्चन। और इसी तरह ब्रेक इवन सेल की बात आ जाती है तो इसमें क्या होता है एफ सी और एस वी मल्टीप्लाइड बाय एस। तो इससे आपको ब्रेक इवन सेल की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों समझ आई है? कोई मेरे ख्याल में इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। यस सर, आ किसी गई। को नहीं सर, वेरी इजी। जी जी सर। अब कंट्रीब्यूशन क्या है जी, सेल माइनस वेरिएबल कास्ट है। हाँ अब देखना है आपने, सेल माइनस वेरिएबल कास्ट की बात आ रही है। सेल की जब बात आ रही है, सेल को हम एस से लिखते थे लेकिन उसके साथ टोटल प्रोडक्शन है ना वो भी साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह वेरिएबल कास्ट एक यूनिट की नहीं बात हो रही, पूरी प्रोडक्शन की हो रही है, तो फिर क्यू की भी बात होगी। तो S इंटू क्यू माइनस V इंटू क्यू आप करेंगे तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या होता है जनाब, उस डिफरेंट मेथड है, उसने कहा कि मुझे सारे मेथड जितने भी हैं उनसे कैलकुलेट करके बताना है। अब पहला मेथड क्या है मार्जिन सेफ्टी का, तो इसमें क्या आ जाता है सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। सेल क्या हमें गिवन है और ब्रेक सेल। अब सेल में क्या हुआ है रुपीज, ये यहाँ आ जाए सेल, ये क्या है सेलिंग प्राइस पर यूनिट को भी मल्टीप्लाई कर दिया। 60,000 की जो सेल थी ये देखे ना, एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी एक की कितनी है प्राइस 200 है, तो ये इधर से आएगा हमारे पास। मैंने वही तो आपको बताया एस वी की बात आ रही है तो क्या हो रहा है एस वी हो रहा है। अब ब्रेक इवन 4 लाख है तो इसको कर लें आप, ये हमने कैलकुलेट किया है पीछे ब्रेक से, ये कैलकुलेट किया हुआ, ये ना परेशान हो जाना ये कहाँ से आ गई वैल्यू, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ था, वो यूज करके हम इसको निकाल लेंगे। दूसरा मेथड क्या है प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन दर सेल मल्टीप्लाई बाय सेल है तो क्यू। अब क्या है प्रॉफिट को पहले हमने निकाल लेना है। प्रॉफिट हमारे पास कैसे आता है सेल माइनस फिक्स्ड कास्ट इनटू वेरिएबल कास्ट ऑफ द होल प्रोडक्शन, पास प्रॉफिट आ जाएगा। जब प्रॉफिट आ जाता है कंट्रीब्यूशन आपके पास कितनी है वो 6 लाख है, तो 4 लाख 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ सेल के साथ, तो आपके पास ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन है, कुछ आपने कैलकुलेट की है, तो इससे आपके पास ये आंसर रहेगा। और एम एस परसेंट ऑफ सेल, आप उसको ऐसे ये परसेंट ऑफ सेल 67% इस तरह आप निकाल लेंगे। वैल्यू भी आपके पास यहाँ थी और ये वैल्यू भी आपके पास है पड़ी, ये वाली, ये जो सेल वाली है। तो ये दो मेथड थे जिससे हमने ये कैलकुलेट किया एम एस। अब नेक्स्ट है प्रॉफिट।
तो मेरे ख्याल में ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज ये जो फार्मूले हैं ना, ये आप लोग, क्योंकि जो आपका क्विज होगा उसमें एक आधा न्यूमेरिकल, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का क्विज होगा, एक आधा यहाँ से आ जाए, कुछ डेफिनेशन आएंगी, और, और एक आधा दो क्वेश्चन जो है ना आ रही है। ओके सर। सर इधर हमारी होता इंजीनियर है कौन वो इंशाल्लाह सर। बड़े ठीक है एक्सपर्ट जी, आज के लिए इतना। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में एक्सपर्ट बैठे हुए हैं कहाँ पर? यस सर, इधर है एक रोल नंबर 45 सर, लोगों को पढ़ा रहा है सर। अच्छा, वो तो भाई हमें भी पढ़ाया करें, अच्छी बात है, सर सबको पढ़ाएं। फ्रीलांसिंग में कौन है सर ये अभी देखा 40 मैंने। क्या 45? यस सर 45। कहाँ देखा है आपने उसको? फेसबुक पे पोस्ट डाली हुई है अच्छा, अभी ये इसने। आप लोग अपना अटेंडेंस जो है ना फ्रीलांसिंग में सर उसने मैसेज कर कॉल दें। किया, मैं पढ़ा लेता हूँ। फेसबुक पे पोस्ट चल रही है हमारे। अच्छा 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 अच्छा, हो सकता है उसने कहीं पे स्टडी किया हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सर। रोल नंबर सर 31 हु क्या चीज रिपीट करना चाहते हैं, बता दें। लास्ट वाली कौन सी बात रिपीट करनी है? समझ नहीं आई, किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर ये रिकॉर्डेड वीडियो भी सेंड अपलोड कर दीजिएगा सर OCW पे। ओके, इंशाल्लाह ये भी कर दें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? अटेंडेंस सबने मार्क कर दिया तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने लगा हूँ, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। सर मंडे को हम जो नेक्स्ट मंडे आएगा, जब आप असाइनमेंट का कह रहे हैं उससे मंडे जी, होगा सर, संडे से आगे मंडे सर हम तो यूनिवर्सिटी आएंगे। आओ आएंगे क्यों? सर वो 28 तक है ना सर यूनिवर्सिटी क्लोज, तो हमारा वीक होगा सर। ये आप अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, पहला नोटिफिकेशन यही है कि 28 तक है, अब देखिए क्या होता है, लेट्स सी क्या होता है। बहरहाल अगर तो ऑनलाइन भी फिर भी हो गया तो नो इशू। हम आवाज ही नहीं आ रही सर आपकी। उसमें सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। यार तो बोल रहा हूँ, आवाज क्यों नहीं? बस जी, अब आवाज आ रही है, कनेक्शन लास्ट हो गया था। हेलो। यस सर आ रही है। इस वजह से ठीक है, आज तक के लिए इतना काफी है, सबने अटेंडेंस मार्क कर दी है। ओके सर। तो किसी का क्वेश्चन है तो पूछ, अदरवाइज ओके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।